आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 9 है। ठीक है, कौन सी क्लास है? यहाँ पे क्लास है 9 NCERT। ठीक है ना, NCERT है। उसके अंदर आज हम करेंगे अध्याय 4। ठीक है, और 4.1 के भी हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन करेंगे, जो है आपके पहला और दूसरा। यानी इस क्लास में 4.1 के दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक करेंगे इस चैप्टर से हम। क्या दे रखा आपको, देखो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण, ठीक है ना, और वो भी 2 चरों वाले। एक तो ये, अब रैखिक समीकरण आपने देखा होगा x + 4 = 5, इस तरह का समीकरण देखा होगा। इसे हम सरल समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल समीकरण। तो ये होता है आपके रैखिक समीकरण या सरल समीकरण। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। भूमिका के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पिछली कक्षाओं में आप एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। एक चर का मतलब चर राशि क्या होती है? चर राशि जिसके अंदर x, y, z, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z वापस आ गया। ठीक है ना, ये मान आते हैं, उसे हम चर राशि। और एक होती है अचर राशि, जिसके अंदर गिनती 1, 2, 3, ठीक है ना, वो अचर राशि होती है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि क्या आप एक चर वाला कोई रैखिक समीकरण लिख सकते हैं? आप कह सकते हैं कि x + 1 = 0, यानी एक चर वाले समीकरण। एक चर का मतलब क्या हो? जिसके अंदर एक चर ही हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, t हो, w हो, v हो, p हो, q हो। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या दे रखा है? देखो आपको यहाँ पे दे रखा है x + 1 = 0। अब इसके अंदर ये x एक चर है। उसके बाद x + √2 = 0, इसके अंदर भी ये एक चर है। उसके बाद √2 y + √3 = 0, √2 के साथ y भी एक चर है। जिसके अंदर एक चर हो सिर्फ, वो होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि ऐसे समीकरणों का एक अद्वितीय यानी अर्थात केवल एक और एक हल होता है। इन समीकरणों का केवल एक हल होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? केवल और केवल एक हल, इस दूसरे के अलावा, मतलब एक के अलावा कोई नहीं। जैसे ये है x + 1 = 0, तो इसका एक ही हल होगा। x का क्या हल होगा? -1 होगा। इसके अलावा कोई हल हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब एक ही अद्वितीय हल होता है। आपको ये संभवतः याद होगा कि एक संख्या रेखा पर हल को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। इस अध्याय में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को पर पुनः विचार करेंगे और उनसे संबंधित ज्ञान को 2 चर वाले रैखिक समीकरणों पर लागू करेंगे। 2 चर वाले मतलब जिसके अंदर 2 चर हो, चाहे x हो, चाहे y हो, w x हो, ठीक है, y z हो, t u हो, u v हो, या w v, कुछ भी 2 चर हो सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करेंगे। क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है? क्या 2 चर वाले, जैसे एक चर वाले समीकरणों का एक हल ही होता है, एक ही मान आता है। क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का भी एक होता है? यदि हाँ, तो क्या ये अद्वितीय होगा? कार्तीय तल में हल किस प्रकार दिखाई पड़ता है? इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन हम करने के लिए 3 में बताई गई संकल्पनाओं का भी प्रयोग करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति जो हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे दे रखा है रैखिक समीकरण। पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा है, अध्ययन किया है। आइए हम निम्नलिखित समीकरण ले। ये एक समीकरण दे रखा आपको। क्या दे रखा है? 2x + 5 दे रखा, ठीक है, बराबर 0। ये आपको समीकरण दे रखा है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। इसका हल अर्थात समीकरण का मूल क्या होता है? हल का मतलब क्या होता है? इसका x का मान, तो 2x इधर है, 5 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। x हमें ज्ञात करना, तो 5 माइनस के, 2 इधर भाग में उधर, मतलब इधर गुणा में तो उधर भाग में। ये आ गया ना इसका उत्तर, ना। ये एक चर वाला समीकरण है। अब इसका हल हो गया ये -5/2। तो इसे संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, जैसा कि नीचे की आकृति में ये दे रखा है। 5/2 ये है,
तो माइनस का ना तो 2 और 3 के बीच में ही आएगा। इसको हम करेंगे बाद में संख्या रेखा पर कैसे सरल करते हैं, ठीक है ना, ये भी हम कर लेंगे। आगे देखो आप यहाँ पर एक समीकरण को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। कोई भी अगर समीकरण हो उसको हल करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। उस समीकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर दोनों तरफ अगर संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण के दोनों पक्ष LHS और RHS में समान शून्येतर, ठीक है ना, शून्य के अलावा समान संख्या का गुणा या भाग देने पर शून्येतर यानी शून्य के अलावा समान संख्या का गुणा या भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए हम निम्नलिखित स्थिति पर विचार करेंगे। नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। अब हमें यह पता नहीं कि दोनों बल्लेबाज का नाम नहीं दे रखा है, तो माना पहला तो है X और दूसरा है Y। दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए? 176 रन बनाए। यानी X और Y दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए? 176 रन बनाए ना। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं ना समीकरण के रूप में कि माना हमने एक को X माना, एक को Y माना, तो दोनों ने मिलकर X + Y यानी 176 रन बनाए। अब हमें ये पता नहीं है कि किसने कितने रन बनाए, पहले ने ज़्यादा बनाए या दूसरे ने ज़्यादा बनाए, ठीक है ना, वो हमें पता नहीं है, जो कि एक अभिष्ट समीकरण है। इस तरह हम लिख लेंगे ना तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो 2 चर वाला है। कैसे 2 चर वाला? एक तो X चर आ गया, एक कौन सा चर आ गया? Y। तो ये 2 चर वाला समीकरण हो गया। ये 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। यही परंपरा रही कि इस प्रकार के समीकरणों के चरों को X या और Y से प्रकट किया जाता है, परंतु अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के कुछ उदाहरण देख लीजिए आप यहाँ पर। ये इसके उदाहरण भी है, ठीक है ना। ये S भी लिख सकते हैं, T भी लिख सकते हैं। देखो 2 ST आ गया, 2 चर आ गए तो ये 2 चर वाला हो गया। P और Q दोनों आ गए तो 2 चर वाला हो गया। Q और V आ गया तो ये 2 चर वाला हो गया। X और Y हो गया ना। देखो समीकरण में क्या क्या आना चाहिए ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। समीकरण कब बनता है? जब एक तो चर राशि हो, एक क्या हो, अचर हो, और एक क्या हो, बराबर का चिन्ह हो। अगर समीकरण का निर्माण तभी होता है जब उसके अंदर चर राशि भी हो, अचर भी है और क्या हो, बराबर। जैसे x अचर है प्लस 3 चर है बराबर है और ये 4 या 0 कुछ भी हो सकता है, तो ये समीकरण होता है, ठीक है ना। अब 2 चर वाले समीकरण x + 2y, देखो चर भी है, ये अचर भी है, बराबर भी है, 0 भी है, ठीक है ना, ये होता है। तो चर होना जरूरी है, अचर होना जरूरी है और बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। क्या आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? ध्यान दीजिए कि आप इन समीकरणों को क्रमशः इस तरह P + 4Q ये दे रखे हैं व्यक्त कर सकते हैं। तो हम बराबर 0 के बराबर भी लिख सकते हैं। ये जो समीकरण थे ना इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझा देंगे। अतः उस समीकरण को जिसे ax + by + c के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी गणित की संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, और a b दोनों शून्य भी नहीं है। ध्यान रखना, a और b शून्य नहीं है, कुछ भी है शून्य के अलावा, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। देखो यहाँ पर कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे तो ये जो दे रखा ये वाला, ये नीचे क्या दे रखा आपको, ax + y, ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है, व्यापक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यापक रूप। क्या होता है व्यापक रूप? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का ax + by + c = 0, ये व्यापक रूप का होता है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? वो होता है ax + by + c = 0। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं 4.1। क्या है यहाँ पर? 4.1 है प्रश्नमाला का पहला क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक है, एक ही आपके यहाँ पर क्या है, नोटबुक है। इसकी जो कीमत है, इस नोटबुक की जो कीमत है, एक कलम है, ठीक है ना, उस कलम की कीमत से 2 गुनी है।
कि मान लीजिए 2 रुपये है, ठीक, 2 रुपये है, तो नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इसकी 2 गुनी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, 2 की गुनी 4 हो जाएगी। अब ये 10 रुपये की तो ये 20 रुपये की, ये 50 की है तो ये 100 रुपये की है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक समीकरण लिखिए। अब माना है यहाँ पे नोटबुक की कीमत क्या मानी है, x रुपये, नोटबुक की कीमत क्या है x रुपये, और कलम की कीमत क्या है y रुपये। बराबर कैसे होंगे, देखो नोटबुक की कीमत ध्यान से देख लीजिए आप, नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत। अब नोटबुक की जो कीमत है वो किससे 2 गुना है, आपके यहाँ पर कलम से 2 गुना है, तो कलम की क्या है y और नोटबुक की क्या है x, ये आपने माना। अब जो कलम की कीमत है 2 गुना है, किसकी 2 गुना है, नोटबुक की, मतलब जो नोटबुक की कीमत है ना वो कलम की कीमत से 2 गुना है। एक नोटबुक की जो कीमत है वो कलम से 2 गुना है, तो यहाँ पर 2 गुना कौन है, कलम की कीमत है, 2y हो गया। इसे आप x, 2y इधर आ जाएंगे तो माइनस के 2y हो जाएंगे ना, बराबर 0। तो ये समीकरण हो गया। या आप x बराबर 2y ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 2 गुना है ये, मतलब जो नोटबुक है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है, ये होगा इसका समीकरण, ठीक है, 2 चरों वाला। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को व्यापक रूप जो भी मैंने आपको बताया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान लिखिए। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और उसके 5 के ऊपर है, ठीक है। अब ax प्लस बी वाई ये तो दे रखा है, x और y का दे रखा है, c इधर ये वाला होता है, देखो 2x प्लस 3y ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, 9.3 5 के ऊपर रेखा बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे a का मान x के साथ जो भी है वो होता है a, ये ध्यान रखना, x के साथ जो भी कुछ है वो क्या होता है a होता है। फिर b का मान क्या होता है, y के साथ जो भी होता है, यहाँ पे 3 किसका है, प्लस का ना, तो 3 जो है वो b का मान है, और c का मान जो अंत में बचता है वो ये वाला, ये पूरा माइनस का ना, तो माइनस का 9.35, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो आप यहाँ पर क्या दे रखा है, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0, ये पहले ही दे रखा, व्यापक रूप में दे रखा, पहले ही देख लीजिए आप, इधर 0 है दे रखा, तो a का मान कितना हो जाएगा, x का कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 तो है ना, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ 1 है, तो a का मान 1 हो गया। b का मान देखो ये माइनस का पहले माइनस लिखो, ऊपर कुछ नहीं है तो y के साथ 1 मान लिया, और नीचे बटा में 5, माइनस का 1 बटा 5 हो गया b का मान, और c का मान कितना हो जाएगा, ये किसका है, ये माइनस का 10 है ना, ठीक है। तीसरा देखो आप यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन क्या है, माइनस का 2x प्लस 3y बराबर 0 बराबर 6 है, पहले इसको 0 के बराबर करो, तो देखो माइनस के 2x प्लस के 3y और 6 इधर प्लस के इधर माइनस के आ गए, तो माइनस के 6 हो गए और बराबर 0 हो गए। अब a का मान निकालना आपको, तो a का मान क्या होता है, x के साथ जो भी संख्या होती है वो 1 जो होती है वो a का मान होता है, तो x के साथ यहाँ पे -2 है ना, तो ये a का मान हो गया। b का मान क्या होगा, y के साथ जो भी है वो 3 है, और c का मान क्या हो गया, जो ये अंत में है वो माइनस का 6 c का मान है, ठीक है। अगला देखो आप यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन x बराबर 3y, क्या है यहाँ पर, x बराबर 3y, देखो x 3y इधर आएंगे तो माइनस के 3y बराबर 0। अब यहाँ पे a का मान देखो, a का मान क्या है, x के साथ क्या है 1 है ना, कुछ भी नहीं है तो x के जिसके साथ कुछ भी नहीं वो 1 है, a का मान 1 हो गया। b का मान y का जो गुणांक है y का क्या है यहाँ पे माइनस का 3 है, y के साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है, माइनस का 3 हो रही ना, c नहीं है तो यहाँ पे 0 हो गया। पांचवा देखो आप यहाँ पे, पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x बराबर माइनस के 5y
2x 5y इधर आएंगे तो प्लस के 5y हो जाएंगे, बराबर इधर क्या बचा 0। अब a का मान x के साथ किसका गुणा हो रहा है 2 का, तो a का मान 2 हो गया। b का मान y के साथ किसका गुणा हो रहा है प्लस के 5 का, और c नहीं दे रहा तो 0। छठा क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर क्या दे रखा 3x प्लस 2 बराबर 0, पहले ही दे रखा ये व्यापक रूप में। तो a का मान क्या है, x का जो गुणांक है वो क्या है 3 है, x का जो गुणांक है वो कितना है 3 है। बताओ b का मान इसमें है या नहीं है, b का मान कौन सा होता है जो y का गुणांक होता है, y है ही नहीं यहाँ पे, तो हो गया 0। फिर c का क्या मान हो गया यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है ना। इस तरह आपको इसको करना है। सातवां क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, सातवां दे रखा है y माइनस 2 बराबर 0 और 1 दे रखा है आपको। आठवां क्वेश्चन 5 बराबर 2x, ठीक है ना। अब ये दो क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, ये दे रखा है। तो यहाँ पे पहले बताओ मेरे को a का मान है क्या, a का मान क्या होता है जो x का गुणांक होता है, x का है ही नहीं तो 0। b का दे रखा है, b किसका होता है y के साथ होता है जो, अब ये y है, y के साथ कुछ भी नहीं तो 1 तो होता है ना, तो 1 हो गया। जिसके साथ देखो यहाँ पे कोई भी गुणांक नहीं है तो उसके साथ 1 होता है। और c का मान क्या बचा अंत में, ये माइनस का 2 बचा। इसमें देखो आप यहाँ पर इसको एक तरफ कर दो आप, 5 इधर आ गया, 2x इधर किसका है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो गया बराबर 0। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या भी 5 बराबर 2x, 5 उधर आएंगे तो माइनस के हो गए, 5 उधर आएंगे तो माइनस के हो गए, इधर 0 बचा 2x माइनस 5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2x माइनस 5 बराबर 0 को भी आप सरल कर सकते हैं। दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का 5 हो गया, प्लस का 2x हो गया बराबर 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 2x माइनस 2x तो प्लस का है, माइनस का यहाँ पे 5 बराबर 0। देखो सेम आ रहा है। तो a का मान क्या होता है x के साथ होता है जो 2, और b का मान y का जो होता है वो है ही नहीं, यहाँ पे 0 है, y तो है ही नहीं ना। c का मान क्या होता है ये वाला माइनस का 5, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। वापस समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे एक समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 3। अब इसका व्यापक रूप लिखना है। सबसे पहले देखो 2x प्लस 5y, 3 जो भी है वो इधर लेकर आओ, 3 4 5 कुछ भी, वो इधर प्लस का इधर माइनस का, अगर इधर माइनस का इधर प्लस का, और इसको इस तरह 0 के बराबर रखो। अब जो x का साथ जो भी संख्या गुणा में हो रही ना, चाहे वो कितनी भी हो, वो हमेशा a का मान होता है। y के साथ चिन्ह सहित लेना, आपको ध्यान रखना चिन्ह सहित लेना है। y का मान जो भी वो, मतलब y का जो गुणांक है वो किसका मान होता है b का मान होता है। और c का मान क्या होता है जो अंत में बचता है, तो चिन्ह सहित लेना है। तो x का मान 2, y का मान 5, चिन्ह प्लस हो तो लगाते नहीं है, माइनस हो तो लगाते, ये माइनस का 3। इस तरह ये होता है इसका आंसर, ठीक है ना। तो कर सकते हो आप आसानी से, बिल्कुल सरल तरीके से। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।